अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। इस्लामाबाद के एक खूबसूरत से फार्म हाउस में मैं इस वक्त खड़ा हूं। इस फार्म हाउस का नाम है मियां अब्दुल रऊफ ग्रीन फार्म। फार्म हाउस को कैसे मैनेज किया जा रहा है और मैनेज करने वाली शख्सियत जो है वो कौन है जी, वो हैं जनाब डॉक्टर अजीम, साबिका चेयरमैन PARC, और उनकी खिदमात हैं मोर देन 30 ईयर्स पाकिस्तान के लिए। और आजकल वो यहाँ मसरूफ़ अमल हैं। क्या कुछ यहाँ काश्त किया जा रहा है और आगे इनका क्या प्लान है, वो सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया हमें। और मेरे नाजरीन को पहले अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ तो करवाइएगा। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं इस मुल्क के जो भी एक अहम तरीन पोस्टें हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से या ज़राअत के हवाले से हैं, जो फेडरेशन की हैं, उसमें मैंने काम किया है। माशाल्लाह। तो एक तो ये है कि मैं मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी पब्लिक सेक्टर में, वो एज ए चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के तौर पे थी। सही। उससे पहले मैं प्लानिंग कमीशन में एज ए मेंबर फूड एंड एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज भी रहा हूँ। तो उससे पहले मेरी असाइनमेंट थी एज ए डायरेक्टर जनरल NIRC। तो वो भी मैं 5 साल का मेरा टेन्योर है। तो जितने जो बड़े अदारे हैं, जितने बड़े प्लानिंग के आपका फिर जो हमारी मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी जी, उनके साथ भी मैंने बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन में है। फूड सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट और बाकी जितनी भी मिनिस्ट्री के साथ इंटरफेस है जी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, उसमें मेरी जो है ना वो खिदमात रही हैं। माशाल्लाह। मेरा जो रोल रहा है मुख्तलिफ जो मेरे प्रोफेशनल कैरियर के दौरान। सही सही। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह इतना लंबा आपका कैरियर, कामयाब कैरियर, तो आजकल आप क्या कर रहे हैं और अब आप अपनी नेशन की खिदमत कैसे करना चाहेंगे? एक तो मैं आपको बड़ी चीज़ बताऊं कि मैं हमेशा मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं रिटायर हुआ। अच्छा। क्योंकि मेरी लोगत में ये कोई लफ्ज़ नहीं है। सही। ठीक है ना। तो एक और ख़ास तौर पे एक प्रोफेशनल आदमी के लिए ये नहीं है कि जी वो रिटायर हो गया। देखिए, वो जब रिटायर होता है तो वो एक बहुत बड़े एक नॉलेज बेस के बाद जो कि नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज होता है, और ख़ास तौर पे जब एक किसी फेडरल इदारे में काम कर रहे हो, आप कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल लिंकेजेस और उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेशन में आपका रोल रहा हो, तो फिर आप कैसे रिटायर हो सकते हैं? ये तो बात सही है। उल्टा मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप की ये असाइनमेंट पब्लिक सेक्टर की ख़त्म होती है तो आप के ऊपर जो मुल्क और कौम ने जो आप पे इन्वेस्टमेंट की होती है वो असल टाइम रिटर्न वो करने का होता है कि जो आप प्रैक्टिकली फिर जो कि बहुत सारे आप जब हम हायर पोस्टों पे होते हैं अपनी लास्ट कैरियर की स्टेज पे, तो उसमें मैनेजेरियल काम बहुत सारा करना पड़ता है। तो आप प्रैक्टिकल काम करवाते हैं लेकिन आप खुद इन्वॉल्व ज़रा काम होते हैं, तो उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बड़ा अभी कॉन्फिडेंस से ये बात कर सकता हूँ कि ये होता ये है कि वो बहुत सारे काम आप कहते हैं तो आपको आगे से जवाब मिलता है कि सर ये नहीं हो सकता, ऐसी बात, ये बाहर होता होगा बिल्कुल, यार तो वो आपको ये जवाब, फिर आप बाज़ दफ़ा ज़रा थोड़ा दबाते हैं, करते हैं, तो वो चीज़ हो भी जाती है, तो फिर आप कहते हैं अच्छा ये हुई नहीं है। लेकिन बहुत सारे काम नहीं हो पाते, यानी बहुत सारे हमारी रेजिस्टेंस बढ़ी है इंटरनेशनल नॉलेज को इंटरनलाइज करने की या उसको लोकल टच देने की, अपनी कंडीशन में अडॉप्ट करने की उनको, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। जी, ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है कि उसमें ना साफ ज़रा काम तो किसी स्पेशलिस्ट ने करना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के में तो 50 शोबे हैं, हर काम तो नहीं एक चेयरमैन या एक मेंबर नहीं कर सकता। तो वो कुछ शर्तें थी, कुछ चीज़ें थी, मैं समझता था कि ये काबिल अमल हैं, ये हो सकती हैं। तो लेकिन मुझे जवाब मिलता था कि सर ये हर चीज़ नहीं हो सकती, ये बाहर आपने देखी है, एक्सेप्टेंस नहीं है मुल्क में, या क्या वो एक रेजिलियंस है, या एक और होता है कि जी एक कंफर्ट जोन है। मैं ये बड़े डिप्लोमेटिक वर्ड है मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो और मैं क्या कह सकता हूँ, तो बेसिकली कंफर्ट जोन है। अच्छा। तो कंफर्ट जोन से निकलें और उस चीज़ को करें, फेलियर भी हो, एक और बात होती है, अगर तो कोई आपका हेड है ना, जो अगर तो आपको ये कह रहा हो ना कि जी आपने कामयाब करके दिखाना है, ना किया तो आपको मैं ये सजा दूंगा, फिर तो ना करें, फिर ना करें। अगर वो कहता है कि यार एक्सपेरिमेंटेशन तो आप करें, अगर फेल हो जाएगा तो भाई हम मान लेंगे फेल हो गया, तो जरूरी नहीं, नाकामी के बाद कामयाबी तो होती है ना जी, वो लर्निंग लेसन होगा, यही चीज़ तो ये रहा। तो फिर साफ ज़रा कि ये एक थी बैकअप माइंड के ऊपर कि यार जो चीज़ें रह गई, जो किसी वजह से दूसरों पे डिपेंडेंट थे, वो नहीं हो सकें,
तो अब मुझे वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं टेक्निकल लोगों की हेल्प भी ले सकता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि जी मैं अरफान मौला हूँ, ये था कि जी जहाँ जहाँ मुझे कोई टेक्निकलिटी की ज़रूरत होगी तो जो भी लोग इस वक्त एक्सपर्ट हैं तो उनसे मैं वो हेल्प भी लूँगा, लेकिन करूँगा मैं खुद। माशाल्लाह। देखिए मैं एक तो हैरानगी वाली बात है मेरे लिए, सारी ज़िंदगी आपने जब ऑफिस में गए एसी, सर्दियों में हीटर, गाड़ी में भी यही पोजीशन, घर में भी, और एकदम से इस यानी जब आप जिम्मेदारियों से फारग हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप फील्ड में आ गए, ये मेरे लिए बड़ी मोटिवेशनल भी है, इम्प्रेसिव भी है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी और जो मेरे अपने कोलीग हैं उनके लिए भी। मैं अभी कई लोग कहते हैं, मैं जिस दिन आके इस फार्म पे, जिसकी हम आज थोड़ी सी लोगों को बैकग्राउंड बताएंगे, जिसके लिए हम आज यहाँ खड़े हैं, तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि जिस दिन मैंने फाइनल मेरे जो कैप थी ना, कह लें कि मेरे सर पे जो कैप थी वो एज ए चेयरमैन, बहुत बड़ी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन का मैं चेयरमैन था, तो जिस दिन मैंने मेरी चेयरमैन का जो एक टर्नओवर है वो पूरा हुआ और मैं घर आया जी, तो मैं इस उदास था कि ये या बड़ा फिक्रमंद था कि मैं तो इतनी बड़ी मूवमेंट और इतनी बड़ी मसरूफियत और दिन रात की मसरूफियत के बाद आया हूँ, तो मैं फ़ारग कैसे ये मेरे लिए सही। दूसरा ये था कि अगर मैं किसी और फील्ड में कोई दुकान खोल लेता या ये और वो मेरा ख्याल है कि जी जो मेरे पे इन्वेस्टमेंट इस मुल्क ने की थी शायद वो फिर मैंने मेरे सामने ये फार्म की एक आई, तो इसमें फिर ये था कि जब मैं फार्म पे आया तो मैंने वो जो कैब थी ना चेयरमैन वाली या पिछले डीजी वाली या उसके बाद जो मेंबर प्लानिंग कमीशन वाली, वो सारी कैब मैंने उतार के एक अलमारी में बंद कर ताला लगा दिया और मैंने कहा जी मैं अब एज ए फार्मर और एज ए प्रैक्टिशनर जो है ना, और एज ए अगर मैं आपको ज़्यादा डायरेक्ट लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर मुझे एज ए मजदूर भी काम करना पड़ा, अल्लाह अकबर, तो मुझे कोई उसमें जो है ना डिग्निटी ऑफ लेबर पे मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने देखा हुआ है जिन कौमों ने तरक्की की है जी। तो ये मेरा ईमान था कि मैंने वो काम अपने हाथ से करना है, और साफ ज़रा जब आप हाथ से करेंगे तो अदर विल फॉलो। ये नहीं होगा कि जी आप लोग को कहते फिरें ये कर दो वो कर दो, नाराज़ होते रहें। जब आप खुद करेंगे, आप लीड लेंगे और चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी टीम खुद चलेगी आपके साथ, वो खुद। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह हर तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, और ये जो फार्म हाउस है इसको बनाने में माशाल्लाह आपका 100% आपका कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो आपने सेटअप बनाया हुआ है इसको हम मुल्की लेवल पे करना चाहें कैसे करेंगे, फिर ये सिस्टम कौन सा है जो आपने यहाँ बनाया ये सारा? ये सर बेसिकली तो पहली बात तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस फार्म का जो नाम है आपने स्टार्ट में भी देखा होगा, आप दिखा भी देंगे अपने जो नाजरीन हैं उनको भी, तो ये है मियां अब्दुल रऊफ ग्रीन फार्म, तो उनके नाम पे ही है। तो ग्रीन फार्म ये है कि जी वो मैं जो आपने दूसरा सवाल किया जो पार्ट दूसरा है उसकी मैं वजाहत करूंगा कि इसका फोकस क्या है। ओके, तो ग्रीन ही इसमें से अब नज़र आ रहा है, जब ग्रीन की बात हो रही है तो वाकई ग्रीन की बात होनी चाहिए, फिर ये नहीं कि कहने को ग्रीन हो और करने को अंदर ब्राउन हो, तो ये एक बड़ी आम पार्ट है। तो इस फार्म के ऊपर जो चीज़ें हैं इस वक्त 2, 3, 4 चीज़ें बड़ी पॉपुलर हैं। एक जॉर्गन हमेशा होते हैं जी, कभी कोई जॉर्गन यूज़ हो रहा होता है वर्ल्ड वाइड, कभी कोई हो रहा है, और वो उसके पीछे बहुत बड़ी एक साइंस होती है, वो ऐसे नहीं होता। ये 3-4 जॉर्गन इस वक्त कुछ अर्सा पहले यूज़ हो रहे थे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के, हम सब फैमिलियर हैं और हर कोई जानता है कि ऑर्गेनिक है। इसमें वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। ऑलराइट, दूसरा ये है कि इसमें आजकल रीजनरेटिव की बात हो रही है, यानी आपने लैंड को ऐसे यूज़ करना है, उसकी फर्टिलिटी भी ऐसे मैनेज करनी है, प्रोडक्टिविटी भी ऐसे लेनी है कि वो फ्यूचर जनरेशन तक, और ये भी नहीं कि रीजनरेटिव में जो लोगों के आम कॉन्सेप्ट हैं कि जी ऑर्गेनिक में या रीजनरेटिव में प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज़ होती है, मे बी कि हमें उसमें से जो कमर्शियल है जो इस वक्त डिमांड है फूड की शायद वो नहीं पूरी हो सकेगी, और ये कोई एक किस्म का फैंसी वर्ड है, और ये जो लोग हैं शायद एक किसी और दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में नहीं रहते। तो इसका ये रीजनरेटिव का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी है, नेचुरल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट भी है कि नेचर जो आपको लेसन देती है आप उसको नेचर से सीखें और नेचर को डिस्टर्ब ना करें, वो कॉन्सेप्ट भी है। और उसके अलावा कमर्शियल कॉन्सेप्ट भी है, ये भी नहीं कि एक फार्म को आप बना लिया और वैसे ही उसको तो उसका सिर्फ हरा भरा देखने का फायदा नहीं है ना, लोगों को फायदा भी उससे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फूड डाइवर्सिटी माशाल्लाह, और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि जो मुल्क के अंदर जो
फूड की जो डिमांड है, जो हम इस वक्त 25 करोड़ 35 करोड़ हो जाएंगे, और जो इस वक्त 70-80 मिलियन टन की इस वक्त हमारी डिमांड है, ये तकरीबन डबल हो जाएगी। और एनिमल की डिमांड भी जो है फूड की, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फीड करना है इस पॉपुलेशन को, ग्रोइंग पॉपुलेशन को। तो ये मॉडल एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि जी ये जो मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस हैं और जो न्यूट्रिशन है, यानी इस वक्त जो बच्चों में, फैमिलीज में स्टंटिंग वेस्टिंग है, जो इस वक्त लोग जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल एक क्वालिटी, हाई क्वालिटी फूड की तरफ आएँ, क्योंकि नेचुरल फूड एक हाई क्वालिटी फूड है, उसको कोई भी खाएगा तो वो जो है ना फूड पे आएगा। तो ये इसमें जो फ्यूचर जनरेशन की जो हेल्थ है वो भी है, जो हेल्दी नेशन होगी तो प्रोडक्टिव भी होगी। तो ये इसमें सोशल एस्पेक्ट भी हैं, फूड के एस्पेक्ट भी हैं, और नेचर भी है, क्या बात है। और प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज भी करना है, पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन भी ज़्यादा लेनी है, और प्रोडक्शन भी हाई क्वालिटी लेनी है, फूड सेफ्टी भी है, फूड क्वालिटी भी है, और पर यूनिट एरिया 5 to 6 टाइम हायर प्रोडक्टिविटी भी है। माशाल्लाह। तो बहुत नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग इनके साथ मेरी आज नशिस्त हुई। और ये जिस जगह हम लोग खड़े हैं, ये बिल्कुल बंजर ज़मीन थी इधर, और आपको पता है कि खित्ता पोठोहार में हमारी जो हमारे पास लैंड्स नहीं हुआ करती हैं, बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर ऊंची नीची पहाड़ियाँ ही होती हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे नाज़रीन को बताएंगे, पहले उस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि किस किस्म की लैंड हमारे पास होती है, फिर आगे इन्होंने किया क्या है, आगे चल के बताते हैं आप। बिल्कुल, ये आप सामने देख रहे हैं, ये एक बैरन लैंड है जी। तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि जिस फार्म की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी जो है ना इब्तदाई शक्ल क्या थी। सही। और मैं आपको थोड़ा सा बताया है कि ये जो इसका टॉप है ना, इस पे बैठ के मैंने इस फार्म की जो है ना, फार्म की प्लानिंग मैंने की थी। इस बैरन पीस ऑफ लैंड के ऊपर। वाह जी वाह। तो आप विद एंड विदाउट, ये कॉन्सेप्ट है दुनिया में, जब आपने कुछ चीज़ देखनी हो ना, एक होता है बिफोर एंड आफ्टर। हाँ जी, वो भी है। हमने बिफोर का भी, इसका जो जगह थी उसकी वो हमारे पास फुटेज भी है, डेटा भी है। सही। तो ये आप देख सकते हैं विद एंड विदाउट, ये वही जमीन है जो आप इधर फार्म पे नजर आ रही है। और साथ ये वाटर बॉडी नहीं थी। अच्छा। एक छोटी सी यहाँ से एक वो सामने से एक स्ट्रीम छोटी सी बहती थी, और ये बिल्कुल बैरन, ऊंची नीची, और अंदर पत्थर और झाड़ियाँ, तो जो कि कई सदियों से मे बी ये जमीन कभी बात नहीं हुई। ये ऐसे ही है, क्योंकि ये बिल्कुल नाले के पास है, ये कभी किसी ने बात ही नहीं की है। तो ये वो वाला पीस ऑफ लैंड था। और यहाँ से ये छोटा सा एक स्ट्रीम यहाँ से आती थी सीजनली, जी, ये भी थी। और साफ ज़रा कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो पहला पार्ट ये होता है कि जी आपके पास पानी कहाँ से आएगा। तो लकीली ये जो छोटी सी स्ट्रीम थी इसके ऊपर हमने ये प्लानिंग की। पानी एक बेसिक चीज़ है, वाटर इज़ लाइफ। हमने इस पानी का जो इंतज़ाम किया, और आगे छोटा सा एक डैम की शक्ल में आगे पानी को रोका, और ये तकरीबन 400-450 फुट की एक झील बन गई। और इसके तो ये जो झील है, ये फ़िश कल्चर के लिए भी, डक कल्चर के लिए भी यूज़ हो रही है। और फ्यूचर में एंटरटेनमेंट, पर्टिकुलरली जो एक पार्ट होता है, एग्रीकल्चर एक एंटरटेनमेंट भी है। बिल्कुल। तो अगर इसको फ्रॉम द डे वन हमने यही प्लान किया है कि यहाँ हम बच्चों के लिए और एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करेंगे, वो भी इस फॉर्म का पार्ट है, ताकि उनको एक ही छोटी सी जगह के ऊपर उनको ये पूरा एक नॉलेज, और उसके साथ साथ वो जब वो चीज़ें यहाँ देखने हैं, सीखने हैं, तो वो एंटरटेनमेंट का पहलू भी हो। तो इसी पानी को, इस वाटर बॉडी को फूड के तौर पे भी, प्लस मतलब है कि इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे भी। तो ये एक है, ये इसकी अहमियत है। तो पानी था, पानी का साथ ही साथ हमने ये प्लान किया। और उसके बाद दूसरा जो प्लानिंग में मसला होता है वो होता है लैंड का जी। तो अगर आप ये थोड़ी सी ज़मीन साथ देख रहे हैं, ये अभी कुछ डेवलप हुई है, और अभी ये क्लोज करके आपको दिखा देंगे भी कितना ऑर्गेनिक मैटर इसके ऊपर हमने ऐड किया। अभी ये ज़मीन फर्स्ट टाइम आबाद होनी है, तो इसको आप नज़र भी आ जाएगा कि फिर ये नहीं है कि बाद ज़मीन खोद दी तो ज़मीन आपको जो है ना अपना उसमें से आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर देगी। और ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन, यानी जो भरपूर ग़िज़ा है ना फसल के अंदर, जो न्यूट्रिशन है जो कि चाहिए होती है हमें। और नेचुरल फूड में यही होता है कि जी फूड जो होता है वो ग़िज़ाई से भरपूर होना चाहिए। अगर वो आपने लेना है तो आपको ये मॉडल नज़र आएगा, क्योंकि बाकी तो आबाद हो चुकी है, और अभी इस साल ये अगले 10-15 दिन में यहाँ नई फसलें लगी होंगी। तो ये एक एग्जाम्पल भी आपके पास है। सही। तो ज़मीन है, ज़मीन को आपने रिच कैसे करना है, ज़मीन को आपने इस काबिल कैसे बनाना है कि आपको थोड़े से थोड़े वक्त में, मेरा तो टारगेट 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और मैं चैलेंज करता हूं कि जो कोई भी एनवायरनमेंट मुझे दें तो हम, बात यह है कि जो फिर इंटरनेशनली जो नॉलेज हमने
35-40 साल के कैरियर में जो नॉलेज पूरी दुनिया का हमने जो सीखा है, अगर वो सीखे हुए को हमारे साथ ये इस मॉडल पे काम करना चाहता है किसी भी स्केल पे जी, तो वो अगर हमारे साथ उस मॉडल जो हम बताएं उसके मुताबिक अगर वो उसके जो स्टेप्स हैं वो ले, जो हमने यहाँ किए हुए हैं जी जी। ये लिविंग मॉडल है, वो देख भी सकता है आगे। कोई हमें ये थोड़ा कि उसको किताब पढ़ के दिखाना है या थ्योरी दिखानी है, हम प्रैक्टिकली दिखा देंगे भाई ऐसे किया है और ये देखें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके ज़हन में हो और वो यहाँ पैदा ना हो सकती हो। सही। तो डॉक्टर साहब चलते हैं आपके फार्म की आगे चलते हैं। चले आगे। पहले पानी की बात कर रहे थे, अब हम वो उसके बाद मैंने कहा था ज़मीन की बात हम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो प्रोफाइल है सारे फार्म के ऊपर, ये प्रोफाइल था इस ज़मीन का। सही। तो आप देखें इसमें हर तरह का है, पत्थर भी है इसमें, वो छोटा पत्थर भी है, बड़ा पत्थर भी है, ग्रेवल है। अब इसमें कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो तो जड़ ही नहीं पकड़ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ, मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेके चलता हूँ, ये चूँकि अभी 1 महीना पहले ये ज़मीन आबाद हुई है, ये भी बेआबाद थी। इसमें आप देखें कि इसमें बड़ी हैवी हमने इसको एनरिच किया है मैन्योरिंग से। अगर आप देखें तो ये अब अपना रंग बदल चुकी है। थोड़ा बहुत ग्रेवल बीच में है, लेकिन अभी जब ये फसल हम ये 15 दिनों में 20 दिनों में यहाँ जो हाई वैल्यू वेजिटेबल यहाँ सब आ जाएंगी। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगर आप नेक्स्ट टाइम जब आए तो आपको यहाँ बेशक आप 3 महीने बाद आ जाएं जी, आप देखेंगे ये कल्चर ही बदला हुआ होगा। वाह। तो इसका जो बेसिक पहली बात यह है कि लैंड को आपने रीजनरेटिव अगर आपने करना है, ऑर्गेनिक करना है, नेचुरल एग्रीकल्चर करनी है, तो पहले आपने जमीन को क्या करना है। ओके। तो ये वो जो प्रोसेस है वो यहाँ हुआ है और ये रेडी है फॉर कोई भी चीज़ हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं और वो इसी अगले 2-3 महीनों में वो आपको भरपूर फल देगी। ये आप देखें एक इसका जो कंट्रास्ट और कंपैरिजन बड़ा क्लियर कंपैरिजन है जी। वो ज़मीन 7 बार आबाद हो रही है, ये कोई साल, सवा साल, 1.5 साल पहले आबाद हुई थी माशाल्लाह। और ये सबसे लोएस्ट पार्ट है। अच्छा। इसका ये प्लानिंग ये थी कि जी जो लोएस्ट पार्ट है यहाँ ज़रा मॉइस्चर ज़्यादा होगा ड्यूरिंग समर, तो ऐसी क्रॉप लगाई जाए जी कि जो कि उस ज़्यादा मॉइस्चर को बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर सके। और आप इसकी हेल्थ देखें, इसकी ये इस साल 6 महीने पहले ये गन्ना लगा है और आप इसकी हेल्थ देखें और आगे तो माशाल्लाह वो पिछले साल वाला जो है वो मोटी फसल हम कहते हैं। अच्छा। तो रेटून है तो वो तो खैर और देखने वाला है। तो साथ ही साथ देखें कि इसके अंदर चूँकि गन्ना ग्रो कर जाता है तो इसके अंदर हलवा कद्दू और अपना दूसरा जो हमारा है सब्जियाँ वो भी जो कि बेलदार हैं। अच्छा। कि वो चूँकि नीचे ट्रैवल करती हैं तो वो गन्ने को मुतासर नहीं करती। तो आपको नज़र आ रहा है कि वो हम इससे वो बहुत सारे कुकरबिट्स भी इससे हासिल ले रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखें तो ये फील्ड है जी। और हमारे यहाँ लोग दालों के लिए हम बाहर की दुनिया से कोई $1 बिलियन की या इससे करीब दालें हम इंपोर्ट करते हैं जी जी। इस फार्म के ऊपर आप यहाँ देखें तो ये आपको दाल माश है, सबसे महंगी दाल है। ओह, दाल माश है ये दाल माश है। तो ये दाल माश है और उसके साथ अगर आप देखें ये भी पौधे और भी नजर आ रहे हैं। अगर ये थोड़ा दिखा सकें जी जी। ये भी तो इसकी जो पगडंडियां हैं इनके साथ दोनों तरफ जो है पीर के पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी देखें, पीर के पौधे लगे हुए हैं। अगर आप मैं वो सामने इशारा करूँ, वो जो बड़े पौधे हैं वो फालसा के पौधे लगे हुए हैं। अच्छा। फालसा है ये ऐसी जगह पे है कि जहाँ पानी कम लगे, ड्राउट रेजिस्टेंट है। और इधर ये गन्ने के साथ साथ भी जो एक लाइन थी ऊंची थी, इसके साथ भी सारे पौधे जो हैं ये फालसा के हैं। तो यहाँ आपको सब्जी, शुगर केन, फिर उसके बाद दाल माश और ये अपना नाशपाती, तो ये सारे कम्बिनेशन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। और आगे जाएंगे तो आपको दाल जो दूसरी है मूंग बीन भी आपको नजर आएगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, सारी बात तो ठीक है। आपने मुझे ये हैरान कर दिया कि पोठोहार में आपने गन्ना जो है ना काश्त कर दिया है। बिल्कुल हो सकता है जी, जब आप प्लान सही करें जी जी तो इंशाल्लाह ये सारी ये चीज़ें हम दिखा भी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किताबी हो। वाह वाह वाह। जो है हमने जो करके दिखाया वो नजर आ रहा है। क्या बात है। नाज़रीन आगे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये है जी फालसा, ये आप देख सकते हैं जी। ये बिल्कुल पगडंडी पे लगा, ये बिल्कुल पगडंडी पे लगा हुआ है फालसा। और ये 6 महीने हुए हैं माशाल्लाह। ये गन्ना माशाल्लाह। सर ये भी देखें, ये सारे, अब ये साइड पे ये फालसा है, वो फालसा है, वो एंड फासला है माशाल्लाह, जबरदस्त। यहाँ ये तकरीबन 20 दरख्त जो है ना ये इसके लोकाट के भी हैं। अच्छा। ये इस डक के साथ साथ ये सारे लोकाट के पौधे हैं। वो देखे साथ साथ ये यहाँ से फल भी आएगा, डक भी है, फिश भी है। अच्छा। हाँ जी, ये बिल्कुल जी ये एंड पॉइंट है जहाँ हमने स्टार्ट में आपको पानी का बताया था। तो यहाँ वो आगे हमने पानी को रोका है। ओके। इसके पीछे ये 400 जो है फुट की ये झील है। अच्छा। 15 फुट चौड़ी है, 7 फुट ये गहराई में है। ये हमारे पास स्टोरेज है। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है
जी जी ये तो था बाहर। हाँ तो जी। अगर आप अंदर आते हैं जी जी तो ये जगह हमारा डिप्रेशन था और ये बड़ी अगली प्लेस थी। अच्छा। तो समझ नहीं आ रहा था कि ये इसको क्या क्या करेंगे, किया जाए, यहाँ तो सही। पानी। तो फिर हमने इसको करके ना, जी तो इस जगह पर देखें ये हार्ट शेप है। तो इसको हमने एक शेप दे के इसको इस पानी को यहाँ स्टोर कर लिया। जो रेनफॉल का जो फार्म का पानी एक्स्ट्रा आता है वो यहाँ आता है। ओके और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो इस जो साथ है डैम है, इस पानी से हम वो इसको दोबारा रीफिल कर लेते हैं। ओके। तो इसमें फ़िश कल्चर भी है, डक कल्चर भी। ये कंट्रोल यहाँ फ़िश कल्चर है। जबरदस्त। और इसको हम फीड करते हैं अपना डक को भी, फ़िश को अपनी जो वीड्स हैं, जो हमारी वेजिटेबल का जो रेजिड्यू है। तो ये पूरा फार्म का एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जिसमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती, वीड्स भी ज़ाया नहीं जाती, और जो हमारी मतलब एक ऐसी वेजिटेबल के जो ज़रा आप कंज्यूम नहीं हम कर सकते तो इनको हम फिश को भी और डक को भी खिला देते हैं। तो ये एक खूबसूरत उस डाइवर्सिटी का एक मॉडल है। जबरदस्त। ये इसको तो भूख लगी हुई है, सारी आ गई। ये इसके ऊपर आएंगे। वाह जी वाह। अच्छा, ये तो बड़े शौक से खा रही हैं। जबरदस्त, सब आगे आ गई। इस फार्म की प्लानिंग में पानी, फिर ज़मीन की बात की कि ज़मीन को कैसे हमने फर्टिलाइज़ किया, और फिर हमने 6 महीनों में कैसे प्रोडक्शन ली, और फिर हाई वैल्यू हार्टिकल्चर पे कैसे गए, और ज़मीन को जो है उसका जो रूट सिस्टम है उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़मीन की जो थी हमने वो उसकी जो था हार्ड पैन तो उसको कैसे ब्रेक किया। ये सारा पार्ट है इस मॉडल का। अब एक पार्ट और था कि जब ये सारी चीज़ें हो गई तो पानी का सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी भी अगर आपने हार्वेस्ट कर लिया, आपने डैम बना लिया, पानी अवेलेबल हो गया, अब पानी को अगर आप इस वक्त डीजल से या पेट्रोल से लिफ्ट करेंगे, और हमने एक साल ये 6 महीने किया भी, उसकी तो एक हैसल बड़ी थी उसको फार्म के ऊपर इरीगेट करना। उसमें हमारे पौधे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी हुए क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं था तरीका। अब ये था कि इसकी एनर्जी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो भी फार्म बनेगा नया, और अगर नई ज़मीन या बंजर ज़मीन आबाद होगी, 10 एकड़ हो, 10 कनाल हो, या 1000 कनाल हो, 10,000 कनाल हो, मॉडल यही रहेगा। बिल्कुल। एनर्जी, अब एनर्जी क्या हो। हाँ जी। तो यहाँ फिर अगला था कि एनर्जी, चीपेस्ट एनर्जी सोर्स क्या है। सही। तो फिर हमने यहाँ इस फार्म के ऊपर प्लान किया सोलर का। अच्छा। तो ये जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये इसके साथ ही ये 5 kVA का सोलर सिस्टम है। जी जी। तो ये सोलर सिस्टम जब हमने लगा लिया तो उसके बाद इसके साथ ही डीसी मोटर, और फिर वो जो साथ डैम है उसके अंदर जो लिफ्ट पंप जो है वो इंस्टॉल कर दिए। ओके। तो अब ये पानी यहाँ नो कास्ट, ज़ीरो कास्ट, जो कि इनिशियली हमें बड़ा कॉस्टली पड़ता था। उसके बाद आपने देखा है कि एक रेजरवायर भी है, वो जो इसका हाईएस्ट एलिवेशन था इस फार्म का जी, वहाँ हम वो पानी को लेके वहाँ से पाइपिंग है पूरे फार्म पे, क्योंकि ये बेसिकली ये लेवल लैंड नहीं है जी, ये सारी कंटूर्स हैं और इसकी जो है ये मुख्तलिफ इसके टेरेसेस हैं जी। अब टेरेसेस के ऊपर फ्लड इरिगेशन नहीं हो सकती, तो इसका फिर ये था कि इसको एक तो पानी को यहाँ से हाईएस्ट एलिवेशन पे लेके जाए, फिर उस ग्रेविटी से पानी पूरे फार्म पे जाए। तो उसका जो है अगला मॉडल था कि उसकी पाइपिंग पूरे फार्म के ऊपर पाइपिंग करके, जो इतनी बड़ी एक्सपेंसिव पार्ट नहीं है और ये नॉन टेक्नोलॉजी है। और अल्टीमेटली अगर आप ये पॉइंट देखें तो ये इस तरह के पॉइंट पूरे फार्म पे 20-25 पॉइंट जो है फैले हुए हैं जी जी। तो इन पॉइंट्स को हम जब इरिगेशन देनी होती है किसी भी जगह पे इनको खोलते हैं तो पानी हमारा आ जाता है जी। तो ये एक तो उसकी एनर्जी कास्ट रिड्यूस हो गई, हमारी नो कास्ट हो गया। पानी की जो एक हमारे पास एक स्केस्टी है उस हवाले से पानी का एफिशिएंट यूज़, फिर उसका सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव यूज़, कम से कम कीमत में पानी जो है वो पौधों तक पहुँचाना। और फिर ये कि जिस वक्त चाहें, ये नहीं कि ये चूँकि बड़े बड़े पाइप लाएं और हर वक्त लगाएं, और लेबर नहीं, बच्चा भी लगा सकता है ये पानी, तो वो सिस्टम यहाँ इंस्टॉल है। और आप देख रहे हैं ये पौधे इसी साल लगे हैं, ये इस वक्त शहतूत के पौधे भी हैं, ये हम खड़े हैं तो आपको बता रहे हैं। तो इतने डाइवर्स कल्चर हैं। ये सनफ्लावर के मेरे दाएं ये हमने कट कर लिए, ये कट फ्लावर ये वाला जो है ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। अच्छा। तो ये सारे कल्चर यहाँ आपको जो है ना ये नज़र आते हैं। इसी वजह से है कि इसका जो पानी का सिस्टम है एफिशिएंट भी है और कास्ट इफेक्टिव भी है, और ये है कि जी उसके जो आगे उसके बेनिफिट हैं इसके होने के, खा वो हाई वैल्यू हार्टिकल्चर हमारे फ्रूट प्लांट्स हों या बाकी जो जितने कल्चर हैं, कट फ्लावर के कल्चर हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी सपोर्ट है। डॉक्टर साहब कितना फ्रूट जो है आपने लगाया हुआ है, कितनी अक़साम का लगाया हुआ है? ये तो हैरान होंगे कि ये कोई टोटल 20 कनाल एरिया है और ये तकरीबन इसमें जो आबाद है, बाकी रास्ते भी हैं ये वो, और कुछ बिल्डिंग भी है जी।
तो वो 14 कनाल बनता है। तो यहाँ हैरान कौन बात है कि यहाँ तकरीबन इस वक्त 1100 के करीब जो है फलदार दरख्त हैं। 1100? और ये सारे 38 किस्म के हैं और इसमें पूरे सीजन में हर तरह का फल अवेलेबल होगा। इसमें ना सिर्फ ये इनका फैमिली फार्म फैमिलीज के लिए सरप्लस होगा, और हम बता रहे हैं कि अगर हम अल्टीमेटली इसको जो है एग्रीकल्चर एंटरटेनमेंट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से इसको प्लान करेंगे तो यहाँ से हर किस्म का फ्रूट, फल, फूल, सब्जी, हाँ ईयर राउंड हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल होगी और वो ऑर्गेनिक भी होगी और फार्म जो है वो देखने के लायक भी होगा, जिसमें हर चीज़ जो भी आएंगे। और ये पर्टिकुलरली पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट। कितना अरसा लगेगा जी? ये हार्डली कुछ 6 महीने और अल्लाह अकबर, जबरदस्त इंशाल्लाह। अब ये जो नई इनोवेशन इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, हमारे लिंक्स हैं साफ ज़रा एक इंटरनेशनल लोगों से भी। तो ये कोरियन के साथ हमारा बड़ा पुराना एक तअल्लुक़ है। तो ये उन्होंने हमें गिफ्ट किया। उनकी जो टॉप नॉच वैरायटी है इसकी सेसमी की, तिल की। तिल इस वक्त पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी तकरीबन 400 मिलियन का, इस दफ़ा 1 बिलियन का करीब तिल की एक्सपोर्ट जो है ना और पूरी दुनिया में जा रहा है। और आप देखें और आगे भी देखें, ये क्रॉप ये इसी जर्म प्लाज्म है, ये उन्होंने हमें दिया था। तो ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है, इसका बड़ा मॉरलस रिजल्ट है। हालांकि ये एरिया नहीं है सूटेबल सेसमी के लिए, ड्राई एरियाज होते हैं, लेकिन यहाँ भी आप देखें कि ये प्रॉमिसिंग वैरायटी अगर यहाँ हो गई है तो उन एरिया में तो ये बम्पर क्रॉप देगी। और इंशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन भी हम देख रहे हैं। और ये वाइट है जिसकी इंटरनेशनल बड़ी हाई डिमांड है। तो ये बेसिकली ये क्रॉप ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है जो हम कोरियन की वैरायटी के साथ यहाँ लगाया और इंशाल्लाह ये हम मेन स्ट्रीम में देंगे ताकि इसकी वैरायटी अप्रूवल हो और ये किसानों के पास। माशाल्लाह, ये तो हो गया जी। थोड़ा सा पीछे चलें, आपको इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा मैं। उस तरफ देखें, खजूर के दरख्त की तरफ चलते हैं। आप बिल्कुल आएँ। अरे ये लगता है कि ये 2 साल के दरख्त हैं। अमेजिंग। अभी काट के थक गए हैं, इतनी ग्रोथ होती है इनकी। अच्छा, लो जी ऑन करो जी। नाज़रीन ये देखें जी, आपको खजूर दिखाई दे रही है, ये गुच्छे हैं खजूर के। और डॉक्टर साहिब ने बताया जी कि इस दरख्त की जो एज है वो है जी 2 साल। अमेजिंग। डॉक्टर साहिब पहले तो बताएं जी कि ये कौन सी है खजूर है? बस ये उस प्लान का ही पार्ट है। अच्छा। कि एक तो ये होता है कि आप ज़मीन को इतना रिच करें। हाँ जी। और दूसरा आप जो मटेरियल है, जो वैरायटी है वो सोर्स से लें। सही। ये डकी खजूर है, आप देख रहे हैं इसका साइज़ और इसका पौधा का भी हेल्दी। ये 2 साल पहले हम पौधे वहाँ डिया खां से एक मुस्लिम सोर्स से लेके आए थे। ओके। और उसके बाद देखें इसकी ग्रोथ, और ये 2 साल में, ये 5 साल बाद आमतौर पर ये फल पे आते हैं। बिल्कुल। तो ये दूसरे साल, अगली साल ये 40-45 रखते हैं, सारे फल पे हों। रीजनरेटिव नेचुरल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और इसकी जो ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप जी साल में कम से कम वक्त में फिर पौधे लगाना और इसको साल को डीप करना, ये मॉडल है। इस मॉडल से आप कम से कम, और ये मॉडल यूनिवर्सल है इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। तो ये नहीं, यहाँ भी जहाँ भी इसको अप्लाई करेंगे ये अपने रिजल्ट दें। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह जी, ये मैं देख रहा हूँ जी लहसुन भी है यहाँ, इसके बारे में बताइएगा। सर ये चूँकि लहसुन हम इंपोर्ट भी करते हैं तो बेसिकली ये एक इसी फार्म के ऊपर, अच्छा। जैसे मैंने बताया कि दालें भी हैं, फ्रूट भी हैं, सब्जियाँ भी हैं, हर चीज़ है। तो ये एक लहसुन एक ऐसी क्रॉप है कि जी आपको एकदम मार्केट में ले जाने, मतलब स्टोर भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी फसल हमने तकरीबन को 400 मन के करीब इसी फार्म से हमने पिछले साल लहसुन भी लिया है। ओके। और अब ये बैगिंग हम कर रहे हैं और ये मार्केट में जा रहा है। ये देखें नाज़रीन, अभी इन्होंने हार्वेस्ट की है, ये तोरी है, घिया तोरी। जी नाज़रीन, मेरे जहन में एक सवाल था कि खिता पोठोहार में सुहांजना जो है वो काश्त किया जा सकता है, तो माशाल्लाह जी उसका जवाब मुझे मिल गया। इतना तनावर दरख्त है ये, डॉक्टर ट्री भी इसको कहते हैं। और डॉक्टर साहब इधर आए ना जी, माशाल्लाह ये इसके बारे में बताएं जी। माशाल्लाह बहरहाल चूँकि जो हर्ब्स हैं यहाँ हर्बल गार्डन भी बनना है, तमाम 80 के करीब हर्ब्स प्लान है हमारे, कुछ लगी हुई हैं, कुछ 10 के करीब ना, उनमें से एक ये सुहांजना भी है। तो ये बेसिकली जो सुपर फूड है ना, या उसके बाद फंक्शनल फूड है, जिसमें इस वक्त हेल्थ के हवाले से जो प्रोसेस प्रोडक्ट भी और रॉ प्रोडक्ट भी, तो ये उसकी एक निशानी है। और इंशाल्लाह इसको एक हाई डेंसिटी में भी लगाना है। ये तो ट्री है ना, इन्हीं से जो हमने सीड लिए हैं, अब हाई डेंसिटी में हम जा रहे हैं। कोई कनाल यानी पब्लिक को मिलेगा ये मिलेगा, ये इसका पौधा भी मिलेगा और उसके अलावा इसका जो आगे प्रोडक्ट है हेल्थ के हवाले से वो भी मिलेगा। माशाल्लाह जी, इंटरेस्टिंग जी, जबरदस्त।
अच्छा, यहाँ जहाँ अब हम खड़े हैं, आमतौर पे जो फार्म के बाहर का एरिया होता है, ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में या जहाँ फार्म लैंड होते हैं, जहाँ भी चले जाएं आपको वहाँ वीड्स और बुरी तरह उसका बुरा हाल होता है। बहुत कम लोग हैं, या ज़्यादा लोग ग्रास लगा देंगे या कुछ चंद एक पौधे फूल लगा देंगे, बस कोई फूल लगा, वो भी कोई एक क्यारी में, और बाकी सारा ऐसे ही। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही फ्रॉम द डे वन उसी प्लान का पार्ट है जो मैंने शुरू में बात की थी। सही। इसको प्लान किया था कि ये एक एक्स्ट्रा लैंड है, एडिशनल लैंड है। जी जी। तो इसमें इस वक्त हमने जो प्लान किया, एक तो आप देख रहे हैं कि ब्यूटी के लिए भी तो लोग ये ना कहें, तो इसमें आपको क्वीन पाम नज़र आ रहा है जो एस्टेब्लिश हो रहा है, और भी एक ब्यूटी होगी। इसके साथ आपको ये पौधे पूरे 25 पौधे जो हैं, ये लेमन की 4 वैरायटीज़ वो भी नज़र आ रहे हैं। और इसके इन बिटवीन आपको नज़र आ रहा है कि ये क्राइसेंथेमम है, गुले दाऊदी, इसका ये लाइनें नज़र आ रही हैं। इसके बाद इधर जो है ये सनफ्लावर आ जाएगा, तो ये एक ब्यूटी, और ये आ जाएगा मैरीगोल्ड। तो ये यहाँ आपको फर्श से एक ब्यूटीफुल सीनरी भी होगी, फ्रूट भी यहाँ से हासिल होगा। यहाँ पिकन नट भी है, यहाँ खजूर भी है, यहाँ जो है पैशन फ्रूट भी है जो दीवार पे चढ़ेगा। तो ये एक बहुत डाइवर्स कल्चर बाहर भी है। और ये सबसे ज़्यादा ये है कि जो एस्थेटिक होती है ना एक वैल्यू किसी चीज़ की, जब फार्म से गुजरे तो किसी को अंदर ना जाना पड़े, तो वो बाहर से इसका मॉडल देखे कि ये किसी भले मानस ने या किसी जानने वाले ने इस ज़मीन की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की है, ब्यूटी के वाले से भी और फूड के वाले से भी। ज़बरदस्त। तो यहाँ हम इग्नोर नहीं किया, ब्यूटी है तो फल भी हैं। ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे जो पसंद आई है वो ये है जी कि टूरिज़म के लिए भी ये कुछ कर रहे हैं जनाब। उसके लिए यहाँ हट्स बनेंगे, और वो भी तकरीबन 6 माह बाद तक इंशाल्लाह उसकी भी कोई शक्ल सामने आ जाएगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।